So in today's class, we are going to discuss something about NET examination. NET examination. Basically, this exam consists of two papers. One is your paper 1, another one is your paper 2. Paper 1 is also known as general paper. It's common for all. All those who are appearing for this examination have to qualify both the papers, paper 1 as well as paper 2. And paper 2 is your subject, related to your subject. Paper 1 consists of 50 questions and paper 2 consists of 100 questions. Each question carries 2 marks. There is no negative marking. Each question carries 2 marks. No negative marking till now. We can expect it in the future. No negative marking. No negative marking. So this paper is total of 150 questions, which accounts to 300 marks. गाइस, पेपर 1 की स्ट्रेटेजी क्या है करने की, पेपर 2 को कैसे कर सकते हो, उसी को हम डिस्कस करेंगे. जो मैं डिस्कस करूंगा पेपर 2 होगा आपका कॉमर्स. पेपर 2 होगा आपका कॉमर्स. सो पहले हम जान लेते हैं कि पेपर 1 की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए. पेपर 1 का नाम स्पेसिफाई है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड. ये चीज़ आपको पढ़ानी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आफ्टर क्वालिफाइंग द नेट एग्जामिनेशन मोस्ट ऑफ यू or many of you are going for the professorship or as a working as a job of a teacher in the graduation or the higher graduation level. So teaching, to know about teaching, how to teach at the higher graduation level or at the graduation level, that how to teach in the universities, how to teach the university students. So आपको यही बात यहाँ पे सिखाई जाती है कि हाँ किस तरीके से टीचिंग की जाती है. एंड अगर मैं बात को देखो रिसर्च, ठीक है, आप में से ऐसे भी होंगे जो JRF, ऑब्वियसली बात है सभी JRF के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, JRF क्वालिफाई करोगे. JRF क्वालिफाई करने के बाद में आप PhD में जाओगे, ठीक है. सो देखो बहुत सारे आपके ऐसे, मैंने जैसे बताया कि हाँ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो, ऑब्वियसली बात है सारे स्टूडेंट JRF के लिए ही तैयारी करते हो, ठीक है. JRF हो जाता है तो वेल एंड गुड, ठीक है, बाकी नेट का है ही आपके पास में, ठीक है. तो उसके रिसर्च भी जाना ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? ताकि आपको ये तो पता रहे ना कि हाँ रिसर्च करते कैसे हैं, रिसर्च के ना थीसिस कैसे फाइल करते हैं, डिसर्टेशन कैसे फाइल करते हैं. क्योंकि काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ में जो डिस्टेंस से करते हैं बच्चे, ठीक है, वहाँ पे डिसर्टेशन एंड थीसिस वगैरह फाइल नहीं करनी पड़ती है उनको. बट अब तो ऑप्शन भी देती है अदर यूनिवर्सिटीज़ के, अगर आप चाहो तो थीसिस एंड डिसर्टेशन फाइल करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है. आप अदर सब्जेक्ट भी ले सकते हो. तो रिसर्च में जाने का मतलब यही है कि आपको रिसर्च की नॉलेज होनी चाहिए कि कितने टाइप के स्केल होते हैं. इसमें जो आप पढ़ोगे तो इसमें यही पढ़ोगे कितने टाइप के स्केल होते हैं आपके, किस स्केल पे क्या काम होता है, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, ठीक है. देन उसके बाद में आपको पता चलेगा कि डिसर्टेशन का फॉर्मेट क्या होता है, थीसिस का फॉर्मेट क्या होता है, जो डिफरेंट स्केल, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके राइटिंग स्टाइल्स हैं वो क्या क्या होते हैं. जैसे अमेरिकन स्टाइल है, आपका चिकागो स्टाइल है, तो क्या क्या स्टाइल होते हैं वो सब जब रिसर्च में आप पढ़ोगे, ठीक है. तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर 50 क्वेश्चन आपके पास में है, ठीक है. टोटल है हमारे पास में 10 सेक्शंस. 10 सेक्शंस के अंदर ये पूरा पेपर 1 डिवाइड है, ठीक है. 10 सेक्शन का मतलब है 10 यूनिट्स या 10 टॉपिक्स, ठीक है. अब 10 सेक्शंस को अगर मैं बात करूं तो देखो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो
आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ईच सेक्शन में से 5 क्वेश्चंस आने चाहिए, हर सेक्शन में से 5 क्वेश्चंस आने चाहिए, एक्सपेक्ट 5 क्वेश्चन ईच सेक्शन, ठीक है। बट ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि हाँ 5 क्वेश्चंस हर सेक्शन में से आएंगे ही आएंगे, ठीक है। हाँ कुछ सेक्शंस पक्के हैं जिसमें से 5 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, जैसे आपका डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, उसमें से 5 क्वेश्चन कंपलसरी आएंगे ही आएंगे, ठीक है। देन उसके बाद में आपका हो गया कॉम्प्रिहेंशन, उसमें से भी आपको 5 क्वेश्चन, यू विल डेफिनेटली गेट 5 क्वेश्चंस। देन आपका कम्युनिकेशन वाला पार्ट हो गया, उसमें से डेफिनेटली यू विल गेट 5 क्वेश्चंस। आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला पार्ट हो गया, उसमें डेफिनेटली यू विल गेट 5 क्वेश्चंस। फिर आपका पीपल इन्वायरमेंट हो जाता है, हायर एजुकेशन का पार्ट हो जाता है एक आपके पास में, हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया हो जाता है। उसमें से दोनों यूनिट को मिला के कहीं ना कहीं आपको 7 to 8 क्वेश्चन यू विल डेफिनेटली गेट, ठीक है। तो ऐसा कोई सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि हाँ पर्टिकुलर हर सेक्शन में से 5 क्वेश्चन आने कंपलसरी है किसी में से। जैसे अभी आप पैटर्न उठा के देखोगे तो नेट के एग्ज़ाम्स के अंदर बेसिकली जो हुआ क्या कि किसी सेक्शन में से 2 ही क्वेश्चन आए, किसी में से आपके 8 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। 8 क्वेश्चन यू हैव गॉट फ्रॉम द सिंगल सेक्शन, ठीक है। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, बट आपको हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। देखो बात यही होती है, चमकता वही है, ठीक है, जो असली हीरा होता है, ठीक है। उसकी पहचान उसी को होगी जो उसका जौहरी होगा। ये है आपका डायमंड, ठीक है, ये हो आप। सो यूनिट्स को अगर मैं डिवाइड करूं तो यूनिट्स में आपकी फर्स्ट यूनिट जो आती है वो आती है इसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड। देन आपका है रिसर्च एप्टीट्यूड, उसके बाद में आपके पास में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद में है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग। देन आपके पास में है लॉजिकल रीजनिंग, देन आपके पास में है लॉजिकल रीजनिंग। देन आपके पास में नेक्स्ट है डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, सॉरी। देन आपके पास में है आईसीटी, कॉल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देन आई थिंक आपके पास में 9th यूनिट है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। लास्ट यूनिट आपके पास में जो आती है वो आती है हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। अब बात सुनो, देखो ध्यान से, मैं आपको तरीका बताता हूँ, देखो करने का कैसे कर सकते हो आप। तरीका सबसे इजी वे है आपके पास में करने का कि इन यूनिट्स को कैसे कवर अप करना है। देखिए जो ये 3 यूनिट्स है ना, जो 3 यूनिट्स है, इनको आप खासकर देखो, इस वाली यूनिट को जो मैथमेटिकल रीजनिंग वाली यूनिट है, ठीक है, ये आपकी ना ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। इनके आप क्या देखो, जिस पे मैं 1 स्टार मार्क कर रहा हूँ वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लीस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि छोड़ के ही जाना है उस चीज़ को, आपको करना ज़रूर है, बट उसकी प्रैक्टिस हमें रेगुलर बेसिस पे करनी है, ठीक है। आप रोज़ 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और आपका उससे काम निकल जाएगा, ठीक है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग आपकी जो आती है, इसके अंदर क्या होता है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस, क्वेश्चन बेस्ड ऑन आपका सीक्वेंस दे दिया, उसमें पूछा कि नेक्स्ट टर्न क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायरेक्शंस हो जाता है आपका। बोट एंड स्ट्रीम के इतने क्वेश्चंस नहीं पूछता है कभी एनटीए, ठीक है। क्वेश्चंस आपने ट्रेन्स पे पूछ लिया, ट्रेन्स पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट बनते हैं, ठीक है। तो
तो इतना कोई मैथमेटिकल रीजनिंग इतना एनटीए कोई बड़ा नहीं पूछता है कि हाँ बहुत ही ज़्यादा कुछ इससे डिफ़िकल्ट लेवल मैथमेटिकल रीजनिंग का पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, नॉर्मल लेवल होता है मैथमेटिकल रीजनिंग का। डाटा इंटरप्रिटेशन, देखो डाटा इंटरप्रिटेशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। आपका एग्ज़ाम जो होगा उसके अंदर मे भी हो सकता है डाटा इंटरप्रिटेशन के पहले आपको शुरुआत में ही जो आपके फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन हो डाटा इंटरप्रिटेशन से हो जाए, ठीक है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली आजकल लास्ट में देने लग गया एनटीए, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लास्ट में होता है। बट इन दोनों में ध्यान रखना, अगर आपको एग्ज़ाम के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ईजी मिल गया तो डाटा इंटरप्रिटेशन डिफ़िकल्ट होगा, और अगर डाटा इंटरप्रिटेशन डिफ़िकल्ट होगा तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ईजी होगा, ठीक है। दोनों मतलब वैसा वहाँ चलते हैं, ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम पैटर्न में देखा गया ऐसा कि ऑलमोस्ट अपोजिट है दोनों, एक इजी दूसरा डिफ़िकल्ट, एक डिफ़िकल्ट दूसरा इजी, ठीक है, ऐसा ही कुछ है। अब डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर देखो नॉर्मल वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन तो काफ़ी इजी होते हैं, लेकिन जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं वो क्वाइट एक बच्चे को परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो डेसिमल्स में आ जाए तो वो आपको परेशान करते हैं, ठीक है। तो उनकी प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए। देखो कुछ नहीं करना है यार, मैथमेटिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए कुछ नहीं करना, ठीक है। अपने दिन का 1 घंटा निकालो, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग देखो ये ऐसे चीज़ें हैं जिसको आप 1 डे में ख़त्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप इनके लिए अपना हाफ एन आवर निकाल सकते हो। देखो मैथमेटिकल रीजनिंग डाटा इंटरप्रिटेशन हाफ एन आवर निकाल लो, थोड़ा सा इनका न्यूमेरिकल वाला पार्ट सॉल्व कर लो, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इसमें तो आप इसको इस तरीके से कवर कर सकते। लॉजिकल रीजनिंग एनटीए का अब फेवरेट सेक्शन है जी आपका, ये आजकल जो चल रहा है वो फेवरेट सेक्शन है, ठीक है। और अगर मैं इसमें फेवरेट सेक्शन की बात करूँ तो इसमें फेवरेट सेक्शन है जी उसका इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक से आप सिर्फ इस इंडियन लॉजिक से आप कहीं ना कहीं आप 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द इंडियन, जस्ट फ्रॉम द इंडियन लॉजिक, ठीक है। 2 क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको इंडियन लॉजिक से, ध्यान रखना, ठीक है। फिर इसमें है तो और भी सेक्शंस आपके पास में, ऐसा नहीं है कि इसके बाद में यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें सेक्शंस आ जाता है फिर आपका, अब देखो इंडियन लॉजिक्स में आप क्या क्या पढ़ सकते हो। देखो इंडियन लॉजिक्स में आपके पास में लॉजिकल रीजनिंग में आपके पास में क्या क्या आ सकता है। लॉजिकल रीजनिंग में आपके पास में आ सकता है क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स आ सकते हैं, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं। आपका एक जो कंसेप्ट चलता है सिलॉग्स का, ठीक है, सिलॉगिज्म का कंसेप्ट चलता है, तो सिलॉगिज्म का कोई क्वेश्चन एनटीए आपसे पूछ सकता है सिलॉगिज्म का, ठीक है। और फिर इसमें मूड्स होता है, फिगर्स होती है, ठीक है। और फिर आपके पास में कुछ मतलब क्या होता है, देखो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इन सब चीज़ों के लिए लॉजिकल रीजनिंग बनाया गया है आपका, ठीक है। इसको सिलॉग वाले पार्ट को आप मैथमेटिकल रीजनिंग के साथ में लिंक मत कीजिएगा, ये लॉजिकल रीजनिंग का ही पार्ट है सिलॉग्स। तो सिलॉक्स उसी में हो जाएगा। जैसे सिलॉक्स का मतलब क्या, इसमें वेन डायग्राम हम बनाते हैं, ये वेन डायग्राम ऐसा बनता है सिलॉक्स में, जिसमें आपके पास में कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, उनके बेस पे कंक्लूजन होता है। तो इन चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। लॉजिकल रीजनिंग क्वाइट आपको 5 से 6 क्वेश्चन या मोर देन 6 क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं, देखो इस सेक्शन से, ठीक है। बचा आईसीटी वाला पार्ट एंड दे ऑल पार्ट्स, ठीक है। देखो आईसीटी कॉम्प्रिहेंशन, देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑब्वियसली बात है, आप इतने वो चीज़ की आपको हैबिट खुद होनी चाहिए उसमें, तो वो तो एक अनसर्टेन पार्ट है, उसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा हम उसको नहीं जानते, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूं तो ये चारों ये दोनों और ये वाला पार्ट तो ऐसा है, ठीक है, जो अनसर्टेन है, आप कह ही नहीं सकते क्या आएगा क्या नहीं आएगा इसमें, तो ठीक है, पता ही नहीं है। आईसीटी की अगर बात करूँ, देखो आईसीटी का पार्ट है कंप्यूटर अवेयरनेस से, कंप्यूटर अवेयरनेस, ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस होनी चाहिए आपको। अब आईसीटी में क्या क्या हो सकता है, जैसे आईसीटी के अंदर क्या क्या होता है कि जैसे टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स होते हैं हमारे पास में, या टाइप्स ऑफ आपके पास में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर्स के फादर मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, ठीक है। उसके बाद में कंप्यूटर की कौन सी स्टेजेस होती है, रैम क्या है, टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या है, रैम क्या है, रोम क्या है, ठीक है, डॉस क्या होता है, विंडोज़ क्या होती है, इन सब की आपको थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज होनी ही चाहिए। ये है आईसीटी आपका। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, बाइनरी नंबर्स का कन्वर्जन होना चाहिए, डेसिमल नंबर कन्वर्जन होना चाहिए, ऑक्टा नंबर का कन्वर्जन होना चाहिए, तो ऐसी चीज़ें आपसे एनटीए पूछ रहे। देखो बाइनरी नंबर वगैरह में तो क्या होता है कि आपसे ज़्यादा बाइनरी से डेसिमल ही पूछता है, डेसिमल से बाइनरी पूछता है, इतना ज़्यादा नहीं पूछता, ठीक है। बट फिर भी आपको ऑक्टा टू डेसिमल, ऑक्टा टू बाइनरी,
ठीक है, हेक्सा टू बाइनरी, हेक्सा टू डेसिमल, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये कोई आईसीटी कोई बहुत मुश्किल पार्ट नहीं है कि इसको आप कवर नहीं कर सकते। आप इसको 3 या 4 दिनों के अंदर भी करना चाहो तो ख़त्म, या 3 या 4 दिनों के अंदर सेल्फ स्टडी से करना चाहो एंड अपने नोट्स वगैरह आप कंप्लीट रखो तो आप इसको 3 से 4 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो इजीली। ठीक है, 3 to 4 days दो, इसको 2-2 घंटे दो। ठीक है, आपका ये ओवर हो जाएगा। ठीक है, एंड बाकी एमसीक्यूज़ होते हैं तो आप एमसीक्यूज़ के लिए आप चैनल्स हैं आपके पास में। ठीक है, आप उन ऑनलाइन जाके भी आप देख सकते हो, आईसीटी के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारे। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, इन दोनों सेक्शंस के लिए आपको करंट इवेंट्स पे ही फोकस होना चाहिए। करंट इवेंट्स का भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर आपको 17 के 17 एसडीजी जो गोल हैं, सेल्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारे पास में है, जिनको हमें 2030 तक अचीव करना है, आपको 17 के 17 गोल्स ऑन द टिप्स सीक्वेंस वाइज याद होने चाहिए। ठीक है, देन इसके अंदर आपसे क्या पूछ सकता है, इसके अंदर आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए कि पेरिस समिट क्या कब हुई थी, बताइए क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो कब आया था, बताइए नगोया प्रोटोकॉल जो था वो कब आया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपसे यहाँ पूछे जा सकते। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको इंडिया के अंदर कौन मैनेज करता है, तो नीति आयोग मैनेज करता है। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, तो वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपसे इसके अंदर पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में ऐसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। जैसे अभी क्वेश्चन हो सकता है कि हाँ रामसर साइट्स आई हैं, तो कितनी रामसर साइट्स इंडिया के अंदर अभी और ऐड हुई हैं। रामसर साइट्स जैसे ऐड हुई हैं तो उसमें से कौन सी रामसर साइट्स आपसे पूछ लेगा कि किस स्टेट के अंदर इतनी रामसर साइट्स है, किस स्टेट में कितनी रामसर साइट्स है, तो उनकी थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। कोई नेशनल पार्क है तो नेशनल पार्क की पता होनी चाहिए कि ये नेशनल पार्क यहाँ पे है, ये नेशनल पार्क यहाँ पे है। तो ऐसे स्टैटिक वाले पार्ट भी, करंट इवेंट्स वाले पार्ट भी, प्लस में कुछ स्टैटिक वाला पार्ट भी आप यहाँ से ऑब्जर्व, या इनसे भी क्वेश्चन आप पेपर के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हो। बची बात हायर एजुकेशन सिस्टम की, तो हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए भी करंट इवेंट्स का थोड़ा सा नॉलेज। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी हमारी आई थी तो उससे भी कुछ क्वेश्चंस पेपर में एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, बट एनटीए ने अभी इस सेशन में तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से शायद कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया, बट वी कैन एक्सपेक्ट इट फॉर द नेक्स्ट सेशन कि हो सकता है नेक्स्ट सेशन के अंदर जो हो, जब नया नेक्स्ट सेशन जब एनटीए एग्ज़ाम ले नेट का, तो वो उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्वेश्चन डाले। ठीक है, तो हायर एजुकेशन सिस्टम में भी आपको यही स्टडी करना है कि कैसे कैसे हमारे इंडिया के अंदर डेवलप हुआ हायर एजुकेशन सिस्टम, कैसे कैसे आया। जो मद्रास स्कूल था, उसके बाद में आपकी बॉम्बे था, चेन्नई था। ठीक है, तो ये कब इस्टेब्लिश हुए। ठीक है, तो इनकी थोड़ी सी स्टैटिक नॉलेज और थोड़ी सी आपको करंट इवेंट्स की नॉलेज होना इस फील्ड के लिए ज़रूरी है। ठीक है, पढ़ना कहाँ से है वो मैं आपको फिर बता देता हूँ। देखो, अगर आप स्टैटिक करंट इवेंट्स वाले पार्ट की बात कर रहे हो तो यूट्यूब के आप ऊपर आपको काफ़ी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जहाँ से आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, और बाकी अभी इस स्लाइड के बाद में मैं आपको एक बुक भी रेफ़र कर दूंगा, जिस बुक की हेल्प से भी आप इसे कर सकते हो। बात बचती है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड की। दे आर क्वाइट योर कॉमन सेंस, ये बेस है जी आपके कॉमन सेंस के ऊपर। टीचिंग तो ऑलमोस्ट ही बेस है कॉमन सेंस पे। ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं या ये दोनों ऐसे सेक्शंस हैं जिनमें मार्क्स कटने के चांस नील होते हैं जी। ठीक है, मार्क्स कहाँ कट सकते हैं, मार्क्स अगर कटवाने ही हैं तो मार्क्स यहाँ आपके कट सकते हैं, क्योंकि पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड हेल्थ सिस्टम ऐसी यूनिट्स हैं जहाँ पे आपका करंट इवेंट्स का होना, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नहीं होती हर बार नॉलेज, तो हम भूल जाते हैं उन चीज़ों को। ठीक है, बट इसके अलावा जो ऊपर का सारा सेक्शन है वो ऑलमोस्ट सारा सेक्शन स्टैटिक आता है आपका। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड ये कॉमन सेंस वाले हैं। इनकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने कंटिन्यूस रिवीजन के अंदर आप रखेंगे, उतना आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, अब बात आती है कि पढ़े कैसे। तो आई डोंट थिंक सो कि नोट्स बनाना देखो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नोट्स ऐसा नहीं है कि देखो कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत हो। ठीक है, बट ठीक है, नोट मेकिंग से अगर आपको फ़ायदा मिलता है, आपको रिवीजन, क्योंकि मैंने जब अपना एग्ज़ाम क्लियर किया था तो मैंने अपने नोट्स नहीं बनाए थे। ठीक है, पेपर 1 के लिए तो खास कर नहीं बनाए थे मैंने। ठीक है, तो पेपर 1 को तो आप चाहो तो थोरोली बुक से रीड कर सकते हो। ठीक है, बाकी जितने आप एमसीक्यूज़ आप जितने सॉल्व कर सकते हो उतने एमसीक्यूज़ आप सॉल्व कीजिए, दे विल रियली हेल्प यू।
ठीक है। बात बचती है बुक्स की। तो जी बुक एक तो फेमस बुक है आपकी केवीएस मदान की। एक फेमस बुक है आपके पास में केवीएस मदान की, ठीक है। केवीएस मदान की एनटीए यूजीसी के नाम से बुक आती है। बेसिकली इट्स आई थिंक द पियर्सन इसका पब्लिशर होगा, ठीक है। पियर्सन का पब्लिशर है इसका। तो आप इस बुक की हेल्प ले सकते हो, बट ध्यान रखना कि हर बुक हर चीज़ कवर नहीं करती है, ठीक है। जैसे केवीएस मदान की अगर मैं बात करूँ तो केवीएस मदान में भी कुछ ऐसे पार्ट होंगे जो शायद उनको और इजी वे में समझाया जा सकता था, बट ठीक है। अदर्स बुक के रिलेटिवली अगर मैं इसको देखूँ तो ये जो बुक है ये काफ़ी इजी है। एंड आजकल एक फेमस बुक और चल रही है मार्केट का जिसका नाम है दृष्टि, ठीक है। आप इन दोनों बुक्स की आप रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। ये दोनों बुक्स हैं मेरे हिसाब से। तो देखो मेरे लिए बेटर जो रहेगा वो आपके लिए बेटर रहेगा केवीएस मदान, ठीक है। केवीएस मदान एक बहुत अच्छी बुक है, मैंने भी इसी से स्टडी की है, तो आप भी कर सकते हो इस चीज़ से स्टडी। अच्छी बुक है ये, ठीक है। नोट्स अगर आप बनाना चाहो तो नोट्स बनाइए, ठीक है। नोट्स कि अगर आपको लगता है कि हाँ आपको लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, मेरे को याद नहीं रहता है, कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पाते हैं, ठीक है, मैं भूल जाता हूँ या मैं भूल जाती हूँ, तो नोट्स बनाना आपके लिए कंपलसरी है, फिर नोट्स बनाइए, ठीक है। तो ये तो था आपका पेपर 1 का डिस्क्रिप्शन। स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता चुका हूँ। देखो नोट्स बनाइए, रेगुलर रिवीजन रखिए उन चीज़ों की। एटलीस्ट कम से कम अगर आप अपने 3 आवर्स या एटलीस्ट अपने देखो कम से कम 2 आवर्स मान के चलिए कि आप अपने 2 आवर्स प्लस में अपने 2 आवर्स मतलब 2 आवर्स तो 2 आवर्स 2 आवर्स आप दोगे अपने पेपर 1 को और 2 आवर्स ही आप दोगे अपने पेपर 2 को। पेपर 1 और पेपर 2 को आपको 2 आवर्स देना देखो ज़रूरी है, ठीक है। विदाउट 2 आवर्स दिए हुए पेपर 1 को क्लियर करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है वो बताता हूँ। देखो आपको एक बात समझाता हूँ। मैथमेटिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रेटिंग मैंने आपको बोला कि आप एटलीस्ट आप अपना हाफ एन आवर दोगे, तो आधा घंटा तो उसमें निकल गया, ठीक है। बाकी बच्चा आपके पास में 1.5 आवर 1.5 आवर के अंदर आप कोशिश करो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का जो आपका सेक्शन है केवीएस मदान के अंदर या किसी भी बुक के अंदर जो भी आप फॉलो करना चाहते हो उस सेक्शन को थोरोली रीड करो, ठीक है। उनमें आपको ना काफ़ी सारी थ्योरीज मिलेंगी, जैसे पियाजे की थ्योरी है, ठीक है। फिर आपके पास में ऐसे एक हियरार्ची वाली थ्योरी भी मिलेगी, ठीक है। ऐसी कुछ थ्योरीज हैं, तो आपको उसमें पता होना चाहिए कौन सी थ्योरी किसने दी है, कौन सी थ्योरी किसने नहीं दी है। इन चीज़ों की आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। स्टैटिक पार्ट भी आ जाता है इस चीज़ से, ठीक है। फिर टीचिंग की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। स्टार्टिंग के अंदर पेपर 1 आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, बट एज यू विल मूव फर्दर, ठीक है, वो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी, ठीक है। मुझे भी स्टार्टिंग के अंदर बोरिंग लगता था, बट धीरे 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 करते करते वो चीज़ आपको ईजी लगने लग जाती है। एंड 2 आवर्स तो आपको पेपर को देने ही है, ठीक है। आप हर ये मत कीजिए कि हाँ मैं आज यही सेक्शन पढ़ूंगी, मैं ये सेक्शन नहीं पढ़ूंगी, नहीं। अपने टाइम अपने फील्ड में बांटिए कि हाँ मैंने टीचिंग पीरियड आज पढ़ा है तो कल मैं रिसर्च पढ़ूंगी, ठीक है। आईसीटी वगैरह की अगर बात करो, पीपल इन्वायरमेंट एंड इसकी मैं बात करूँ तो इनके आप यूट्यूब के सेक्शंस देखिए, ठीक है। वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी इन चीज़ों को लेके। आईसीटी के लिए कोई मैं ये नहीं कहूँगा केवीएस मदान इट्स इनफ, ठीक है, क्योंकि इस बुक के अंदर भी काफ़ी मिस्टेक्स हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ें बतानी चाहिए थी वो चीज़ें नहीं बताई गई हैं, बट रिलेटिवली ये एज़ कम्पेयर टू अदर बुक्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट इट इज़ क्वाइट रिलेवेंट, ओके। तो अपने नोट्स बनाइए, रेगुलर रिवीजन करिए। बताया आपको मैंने 2 आवर्स दीजिए पेपर 1 प्लस में 2 आवर्स दीजिए अपने पेपर 2 को, ठीक है। यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई योर जेआरएफ। यही स्ट्रेटेजी है। बात बचती है अब पेपर 2 को लेके। देखिए पेपर 2 कॉमर्स। कॉमर्स का कहूँ या मैं किसी भी सब्जेक्ट का कहूँ, एनटीए का सिलेबस सबके लिए वास्ट है, ठीक है। ऑलमोस्ट सबके लिए वास्ट है। 10 यूनिट्स में आपके सिलेबस को डिवाइड किया गया,
योर सिलेबस डिवाइड टू 10 यूनिट्स. द फर्स्ट वन इज योर बिजनेस. अगर मैं डिस्कस करूँगा हर चीज़ को, बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस. इंटरनेशनल बिजनेस अगर आप इसको कहना चाहो तो 1 सेकेंड, गिव मी अ टाइम प्लीज. चलिए कोई बात नहीं. इंटरनेशनल बिजनेस इसको कहना चाहो तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का भी सेक्शन कह सकते हो. इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का ही सेक्शन है ऑलमोस्ट. ठीक है. देन सेकेंड यूनिट इज योर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग. अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग. मैं इसका सिलेबस डिस्क्राइब करूंगा. मैं बताऊंगा कि आप कौन कौन सी बुक्स की हेल्प से इसको कर सकते हो कवर अप. बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स. देन इज योर बिजनेस फाइनेंस, then is your business finance. Then next one is your business statistics, business statistics and business statistics and research methods. Next one is your business management. Next one is your business management and human resource management and human resource management. Next comes your banking and financial institutions, banking and financial institutions. Then is your marketing management, then is your marketing management. Legal aspects of business, legal aspects of business. And last one is your income tax, income tax and corporate tax planning. देखिए अब इन यूनिट्स को कवर करना कैसे. पहले मेरी बात सुनिए. देखिए द वे टू स्टार्ट. आप एक काम कीजिए, यूजीसी की वेबसाइट पे जाइए. वहां पे एक सेक्शन होगा आपके पास में मॉक टेस्ट. उसमें से आप किसी भी ईयर का, एनी ईयर, किसी भी ईयर का एक मॉक टेस्ट उठाइए. ठीक है, एनी ईयर, और उसे सॉल्व कीजिए, सबसे पहला आपका जो काम है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेट योर बेंचमार्क. अपना बेंचमार्क सेट कीजिए. बेंचमार्क का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने एग्जाम दिया, एग्ज़ाम आपका था 300 मार्क्स का. ठीक है, मे भी हो सकता है वहाँ पे शायद पेपर 2 ही अवेलेबल हो. ठीक है, मॉक टेस्ट के अंदर पेपर 1 अवेलेबल ना हो. ठीक है, तो जितने का भी एग्ज़ाम है, ठीक है, मान लीजिए मैं मान के चल रहा हूँ कि उस एग्ज़ाम को जो मॉक टेस्ट था उसके अंदर पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ आर इंक्लूडेड इन डेट. ओके, तो 300 मार्क्स का एग्ज़ाम था. आपने एग्ज़ाम दिया, आपने स्कोर किया से 100, आपने स्कोर किया से 100 मीन्स आपके 50 क्वेश्चंस करेक्ट थे, आपके 50 क्वेश्चन करेक्ट थे. ठीक है, अब आपको पता चलता है कि आपका जो JRF वगैरह जो निकलता है, कहीं ना कहीं उसकी कट ऑफ जो जाती होगी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं 235 और 240 के आसपास जाती होगी. ठीक है, 235 और 240 के आसपास जाती होगी आपकी कट ऑफ. तो इसका मतलब है आपको अभी 135 से लेके 140 मार्क्स और स्कोर करने. तो कहीं ना कहीं आपको 70 क्वेश्चंस पे और वर्क करना है, या 70 प्लस क्वेश्चन पे और वर्क करना है. ठीक है, तो
50 क्वेश्चंस तक का काम तो आपको हो चुका है, इसका मतलब आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं 50 क्वेश्चन तो करेक्ट करके ही आ रही हूँ या करके आ रहा हूँ, ठीक है। एंड आपको 70 क्वेश्चंस के लिए ओवर वर्क करना है, तो जस्ट गो फॉर 70 क्वेश्चंस। जब आप इस पेपर को सॉल्व करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है एंड कौन सा सेक्शन वीक है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट सॉल्व करवाने का एक यही मकसद है कि आपको कम से कम ये पता चले कि आपके 50 क्वेश्चंस जो करेक्ट हुए हैं वो 50 क्वेश्चंस आपका कौन सा सेक्शन लेके चल रहा है, उस सेक्शन में आपको वर्क करने की, उस सेक्शन के अंदर आपको काम करने की ज़रूरत कम है, और जो अदर सेक्शन है उसमें काम करने का, उसमें आपको काम ज़्यादा करना है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है आपको, ठीक है। तो ये बेंचमार्क, यही आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। हर दिन एक मॉक उठाओ, ठीक है, हर दिन एक मॉक उठाओ या हर वीक एक मॉक उठाओ, ठीक है, एंड उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। एवरी संडे अपना एक शेड्यूल बना लो कि हाँ हर संडे को मैं एक मॉक टेस्ट सॉल्व करूँगा, ठीक है, हर संडे को मैं एक मॉक टेस्ट सॉल्व करूँगा। एंड देखो कि लास्ट वीक के कंपैरिजन में मैं इम्प्रूव कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो यही आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मॉक टेस्ट आपको मैंने बोला यूजीसी की वेबसाइट पे जाइए, आपको ढेरों मॉक टेस्ट वहाँ पे मिलेंगे, कम से कम भी अगर मान के चलोगे तो वहाँ पे 5 to 10 मॉक टेस्ट आपके पास में अवेलेबल है, ठीक है। और ज़्यादा ज़रूरत रहे तो यूजीसी की खुद की अपनी ऐप है, ठीक है, नेट के लिए, आप उसको डाउनलोड कीजिए, उसमें आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वो वही क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं या जो टाइम पे अपलोड होते रहे हैं, ठीक है, वो ऐसे क्वेश्चंस हैं। अब अगर यही देखो, यही आपका वे टू स्टार्ट कि स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। आपको जब आप इन मॉक टेस्ट में चले जाओगे तो आपको आइडिया लगने लगेगा कि हाँ कि क्वेश्चंस रेस कैसे हो रहे हैं, मेरा कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है, मेरा कौन सा सेक्शन वीक है, ठीक है। ये मत करना वहाँ पे स्किप 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 एंड नो, दिस इज़ नॉट द वे, ठीक है। आप 3 आवर्स आपको दिए गए हैं तो आप 3 आवर्स वहाँ पे बैठिए, उसको सॉल्व कीजिए। पता है डिफ़िकल्ट है थोड़ा 3 आवर्स के लिए बैठना, बट आपको बैठना पड़ेगा, ठीक है। अपना टाइम दीजिए वहाँ पे, ठीक है। अराउंड आपको पता है हर साल लगभग 8 to 10 लाख स्टूडेंट्स अपियर करते हैं एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। एंड यू हैव टू बी द राइजिंग स्टार फ्रॉम वन अमंग देम, okay. So let's start with your paper 2. I must open some other app. Wait, here is a paper 2. So if I talk about paper 2, see, wait, so ये मैं आपको सब चीज़ बता चुका हूँ। I have already told you, unit 1 is your business environment and national business. Unit 2 is your accounting auditing. Unit 3 is your business economics. Unit 4 is your business finance. Unit 5 is your business statistics. Unit 6 is your business management and human resource management. Unit 7 banking and financial institutions. Unit 8 marketing management, legal aspects of business and income tax and auditing. अब देखिए जो इसमें मैं आपके लिए रेड मार्क कर रहा हूँ ना, जो इसमें मैं आपके लिए रेड मार्क कर रहा हूँ, दे आर योर डेंजर जोन। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग। ये ऐसे सेक्शंस हैं जो जिनसे एग्जामिनर के फेवरेट एरिया जिसे हम कह सकते हैं ना, ये वो फेवरेट एरियाज है, ठीक है। तो इन एरियाज पे इन पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, इनके लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। आपको स्टार्ट कहाँ से करना है वो मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखो यूनिट्स ऑलमोस्ट वास्ट है, ठीक है। बिजनेस अगर मैं बात करूँ, देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स की, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस फाइनेंस, ये दोनों काफ़ी छोटी यूनिट्स हैं, ठीक है। आप इनको
बिजनेस इकोनॉमिक्स तो बहुत ही छोटी यूनिट है, इसको तो आप 3 या 4 दिन के अंदर अगर चाहें, ठीक है, 4 to 5 डेज आप थोरो रीडिंग कीजिए, यू विल बी सफिशिएंट, आपके लिए सफिशिएंट है वो आपको मार्क्स दिलाने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं करना कैसे है, ठीक है, डिपेंड करता है सबके लिए अलग अलग। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए अगर मैं बात करूं तो बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली एक इग्नू का एक सब्जेक्ट हुआ करता है जी, बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसके लिए आप इग्नू के मटेरियल पे रिलाई कर सकते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए आप इग्नू के मटेरियल पे रिलाई कर सकते हैं, जो आपको मटेरियल इग्नू से मिलता है। जिसके पास में अवेलेबल नहीं है उसको आप इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, आपको वो मटेरियल वहाँ से भी मिल जाएगा, ठीक है। क्या है इसके अंदर वो सुनो, देखो यही है सिर्फ आपका, यही सिर्फ जो है यही इतना बिजनेस एनवायरनमेंट है जी आपका, इतना ही है बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। जब आप इग्नू के मटेरियल को देखोगे और उससे कवर करोगे तो आपके खुद ही आपको उसका आइडिया लग जाएगा कि कितना इजी है बिजनेस एनवायरनमेंट। जिसमें आपको देखो पढ़ना क्या है, देखो हम पढ़ के भी आ चुके हैं इसको। अगर अच्छा स्टार्टिंग ही करनी है तो आप 12th की बुक से स्टार्ट कर सकते हो, जो बिजनेस स्टडीज़ की बुक है। 12th की बुक है बिजनेस स्टडीज़ की, ठीक है। अब आ सकते हो, आपने चीज़ पढ़ी भी है, देखो कैसे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या होता है, जो इकोनॉमी की पॉलिसीज़ होती हैं वो इसमें आ जाती हैं, ठीक है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लीगल इन्वायरमेंट आपने पढ़ा है, ठीक है। और आपका फिर लास्ट में आता है आपका सोशल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो यही चीज़ है इसके अंदर, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो एक बार इसके अंदर आप 12th की बुक जो है बिजनेस स्टडीज़ की, उसको फोकस में लेके आप एक बार पढ़ सकते हो। इसके लिए आप बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए आप टोटली इग्नू के मटेरियल और 12th की जो बुक है बिजनेस स्टडीज़ की, उससे अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। बिजनेस स्टडी से कंसेप्ट क्लियर होगा सिर्फ, उसमें इतना वास्ट नहीं है, इग्नू के मटेरियल में काफ़ी वास्ट में इसको एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। एंड देन बात आती है आपके इंटरनेशनल की। तो इंटरनेशनल का थोड़ा सा पार्ट आपको इग्नू के मटेरियल में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके अलावा अगर आप कहीं से चाहते हो कि हाँ आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो कंप्लीटली मैं आपको नहीं कहूँगा, लेकिन एक बुक होती है डोमिनिक सैल्वाटोर, ठीक है, डोमिनिक सैल्वाटोर, ठीक है, डोमिनिक सैल्वाटोर, जिसको हम, तो एक बुक है आपके डोमिनिक सैल्वाटोर जिसको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की हम बाइबल कहते हैं जी, ये बाइबल है, ठीक है। सो इससे आपको पूरा नहीं पढ़ना है, इसको कम्प्लीटली नहीं पढ़ना है, ये इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए। आपके लिए ज़रूरी क्या है, वहाँ से आपको थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पर चल जाएंगी। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में क्या क्या थ्योरीज हैं, जैसे एक आपकी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है, आपके पास में कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी है, ठीक है। देन आपके पास में हेक्सर-ओलिन का मॉडल है, ठीक है। ये कुछ थ्योरीज हैं जो आपको स्टडी करनी है इसके अंदर। एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी एडम स्मिथ की थ्योरी है, कंपैरेटिव रिकार्डो की है, फिर हेक्सर-ओलिन का मॉडल है, ठीक है। देन उसके पास में आपके पास में हेक्सर-ओलिन एंड सैमुएल्सन का मॉडल आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर पढ़नी है, ठीक है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या क्या होती है इंटरनेशनल ट्रेड में, जैसे गवर्नमेंट टैक्सेस इम्पोज करते हैं, टैक्सेस को हम कहते हैं टैरिफ, एंड जो टैक्सेस के अलावा जो कोई ड्यूटीज़ इम्पोर्ट, ड्यूटीज़ का मतलब हो गया कोटाज जैसे फिक्स कर देती है, तो वो कोटाज होते हैं आपके नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो डिफरेंस बिटवीन टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या क्या होते हैं, कौन से बैरियर्स टैरिफ में आएंगे, कौन से बैरियर्स नॉन टैरिफ में आएंगे, क्या टैरिफ बैरियर से होने वाला इफेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर नॉन टैरिफ बैरियर से होने वाले इफेक्ट से अलग होता है या नहीं होता, या टैरिफ के इम्पोज करने पे कौन कौन से लॉसेस हमारे नेशन को होते हैं, कितना डेडवेट लॉस होता है, कितना कंज्यूमर सरप्लस में डिफरेंस आता है, कितना प्रोड्यूसर सरप्लस में डिफरेंस आता है, कौन सा एरिया गेन करता है, कौन सा एरिया लूज करता है। यही सारी चीज़ें हम इंटरनेशनल ट्रेड वाले पार्ट में पढ़ेंगे।
फिर हमारी इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या कहती है जी, हम किन किन नेशन के साथ में ट्रेड करते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास में सार्क नेशन है, एशियान है, आफ्ता है, नाफ्ता है, इन सब की स्टडी की जाती है इंडिया के फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कि हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या कहती है, ठीक है। हम किन नेशन के साथ में ट्रेड करते हैं, हम किन गुड्स में ट्रेड करते हैं, कितना ट्रेड हमारा यूएस की तरफ है, कितना ट्रेड हमारा चाइना की तरफ है, कितना हम यूके को ट्रेड करते हैं, कितना इंपोर्ट है, कितना एक्सपोर्ट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आती है आपकी इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर, ठीक है, कि इंडिया ने अपनी फॉरेन ट्रेड करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज लगा रखी है। देन आता है आपका एफडीआई। ऑलमोस्ट सबको पता होगा कि एफडीआई क्या होती है, एफपीआई क्या होती है, टाइप्स ऑफ एफडीआई क्या होते हैं। देखो एफडीआई का मतलब आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो एफडीआई का मतलब हो गया कि अगर कोई फॉरेन की कंपनी आके इंडिया के अंदर अपना बिजनेस ही सेटअप कर रही है, अपना पूरा का पूरा बिजनेस सेटअप किया जा रहा है, उसे कहते हैं हम एफडीआई, ठीक है। अगर वो आके यहाँ पे कोई फॉरेन की कंपनी यहाँ पे आके इंडिया की जो कंपनीज हैं उसमें शेयर्स ले रही है, शेयर्स परचेज कर रही है, तो उसे हम कहते हैं एफपीआई। अब एफडीआई किस किस वे में हो सकता है, जैसे अभी अभी रिसेंट इन्फॉर्मेशन थी कि 74% एफडीआई जो है वो 76% एफडीआई जो है वो डिफेंस के अंदर हुआ है, ठीक है। तो ऐसी कुछ करंट नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि हमारे यहाँ से जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उसमें कितनी कितनी एफडीआई गवर्नमेंट ने प्रमोट कर रखी है कि इतनी एफडीआई इसके अंदर इस फील्ड में आ सकती है। एफडीआई के क्या क्या कॉस्ट होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। दोनों कंट्रीज़ को, जो कंट्री होम मतलब आपका नेशन, होस्ट कंट्री मतलब दूसरा वाला नेशन। ट्रेंड्स इन एफडीआई इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, ठीक है। इंडिया की एफडीआई पॉलिसी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट कहीं से भी कर लो, 12th में है आपका, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है ये, ठीक है। 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, वहाँ से ये बहुत इजीली कवर अप हो जाएगा। देन बात आती है आपकी रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। देखिए इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से आपको पेपर के अंदर डेफिनेटली एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से आपको पेपर के अंदर एक क्वेश्चन डेफिनेटली ज़रूर आएगा, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के क्या होते हैं, लेवल होते हैं जी, लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग कहाँ से होती है, फ्री ट्रेड एरिया से स्टार्टिंग होती है। फ्री ट्रेड एरिया से स्टार्टिंग होते होते कहीं ना कहीं हम कॉमन मार्केट तक पहुँचते हैं। कॉमन मार्केट से होते हुए हम कहीं ना कहीं कस्टम तक आते हैं, कस्टम यूनियन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। कस्टम यूनियन से और ऊपर उठते होते कहीं ना कहीं हम इकोनॉमिक यूनियन में आ जाते हैं जी, ठीक है। तो ये है इनकी स्टेजेस। एफटीए से ऊपर गए कॉमन, कॉमन से ऊपर गए कस्टम, कस्टम से ऊपर गए इकोनॉमिक यूनियन। तो इसमें क्या होता जाता है कि कुछ ना कुछ फीचर्स जो हैं वो ऐड होते चले जाते हैं। एफटीए का कोई फीचर होगा तो एफटीए के फीचर के अंदर कॉमन मार्केट के अंदर कुछ उन्हें कमी लगी तो उन्होंने कॉमन मार्केट में कुछ फीचर्स जोड़ दिए, ठीक है। कस्टम यूनिट्स में कॉमन मार्केट के भी फीचर आ गए, प्लस में अदर फीचर्स आ गए। तो ये है आपका लेवल ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये देखो ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड के डाइवर्जन इफेक्ट्स। कहते हैं कि जब ट्रेड होता है, ठीक है, तो ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन का मतलब क्या होता है। ट्रेड क्रिएशन ट्रेड डाइवर्जन का मतलब ये है कि मान लीजिए दो नेशन थे, ठीक है, दो नेशन थे, ठीक है। इस नेशन ने कुछ टैक्सेस इम्पोज किए इस नेशन से आने वाले गुड्स के ऊपर, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इस नेशन के लिए इस वाले नेशन के अंदर बेचना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। ये वाला नेशन, ये जो नेशन ए है और बी है, ठीक है, नेशन बी यहाँ से सामान बेचता है, ठीक है, लेकिन ड्यूटीज़ इम्पोज कर दी जिसकी वजह से सामान महंगा हो गया, ठीक है। तो क्या होगा कि नेशन बी को अपना ट्रेड जो है वो कहीं ना कहीं डाइवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। अब कोई सी वाला बंदा आएगा जिसको दिखा कि यार ये ऐसा कुछ कर रहा है, क्यों ना मैं इस मार्केट का फ़ायदा उठा लूँ। बी ने तो अपना ऑर्डर कहीं और लगा दिया होगा, ठीक है, बी ने अपना ट्रेड ए से ना करके कहीं और डाइवर्स कर दिया, ठीक है, लेकिन सी ने इसका मौका उठाया और सी ने अपना ट्रेड क्रिएट किया ए के साथ में, ठीक है। एक थ्योरी है ट्रेड क्रिएशन ट्रेड डाइवर्सिंग की थ्योरी, तो आपको वहाँ से समझ में आएगी और बेटर, ठीक है। फिर आपके यूरोपियन यूनियन हो गया, मैंने यहाँ पे बताया यूरोपियन यूनियन क्या है। एशियन है आपका, सार्क है, नाफ्ता है, ऐसे ही आपका आफ्ता आता है जी, ठीक है। पता होना चाहिए कि एशियन क्या है आपका, एशियन के हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है।
एशियन किन किन नेशंस के साथ में डील करता है, ठीक है। सार्क नेशंस कौन कौन से हैं, सार्क नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। नाफ्ता, नाफ्ता का मतलब हो गया कि नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड यूनियन, ठीक है। आफ्ता का मतलब होगा यूरोपियन फ्री ट्रेड यूनियन, ठीक है। ऐसे में साफ्ता होता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड यूनियन, ठीक है। तो ऐसे आपके बहुत सारे फ्री ट्रेड यूनियंस हैं, आपको इनका यही नॉलेज होनी चाहिए कि ये नेशंस किन किन चीज़ों को किन किन नेशंस को मिलके ये ट्रेड यूनियंस बनाई गई है, आपके एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं। देन IMF, वर्ल्ड बैंक एंड अंकटेड। देखो अंकटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी एक तो देखो सबसे पहले देखो यूरोपियन यूनियन, एशियन, सार्क, नाफ्ता, आफ्ता, ठीक है। IMF, वर्ल्ड बैंक, अंकटेड, WTO, ट्रिप्स, ट्रिम्स, गैट्स, सब चीज़ों की आपको पता होनी चाहिए कि इस्टेब्लिश कब हुए थे जी। इस्टेब्लिश की डेट तो आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। टिप्स पे दो चीज़ें टिप्स पे याद होनी चाहिए, इस्टेब्लिश की डेट प्लस में इनका हेडक्वार्टर, प्लस में इनका हेडक्वार्टर, ठीक है। तो बात आती है देखो IMF एंड वर्ल्ड बैंक की। तो IMF एंड वर्ल्ड बैंक का क्या काम है, देखो IMF एंड वर्ल्ड बैंक को हम बेसिकली इसको हम ट्विंस कहते हैं, ठीक है। दे आर ट्विंस, ठीक है, क्योंकि एक ही टाइम पे इन दोनों की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, बस वर्किंग अलग अलग है दोनों की, ठीक है। वर्ल्ड बैंक को फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। आपको 5 पार्ट्स में से फिर क्या होता है कि इंडिया उनमें से 4 पार्ट्स का ही मेंबर है, तो पता होना चाहिए कि इंडिया उनमें से कौन से वाले पार्ट का मेंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मेरे लिए एक्सप्लेन करना अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, अंकटेड हो गया, ठीक है। तो इनकी जैसे इनकी क्या कहते हैं, इनकी आपको प्रेसिडेंट हो गया, इनका प्रेसिडेंट कौन है IMF का, IMF इस्टेब्लिश कब हुआ था, वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश कब हुआ था, किस पैसे फंक्शन करते हैं, कौन इसमें से सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करता है, किसको हम सॉफ्ट लोन विंडो कहते हैं, किसको हम कौन लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड करता है, कौन शॉर्ट टर्म के लिए प्रोवाइड करता है। तो इनमें डिफरेंस है दोनों के अंदर, ठीक है। एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेगा कि ये मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए A, B, C एंड D, कुछ A, B, C, D पॉइंट्स आपके सामने लिख देगा एंड फिर आपको ऑप्शन देगा विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द IMF। तो आपके पास में ऑप्शन होंगे A एंड B, B एंड C, C एंड D एंड ऑल ऑफ अबव आर करेक्ट, ठीक है। 4 ऑप्शन होंगे, तो उसमें से कोई पॉइंट चूज करना पड़ेगा। तो आपको IMF के फंक्शन पता होने चाहिए कि IMF क्या क्या फंक्शनिंग करता है, कैसे फंक्शनिंग करता है, क्या क्या काम उसके हैं, ठीक है। देन WTO हो गया, WTO की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, ठीक है। और WTO ने रिप्लेस किया किसको, गैट्स को, ठीक है। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, ठीक है। ट्रेड एंड टैरिफ जैसे भी गैट्स वगैरह है उसको उसने टेक ओवर कर लिया, ठीक है, उसको हटा दिया वहाँ से, ठीक है। तो इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं WTO के, आपको ये चीज़ें पता हों। एग्रीकल्चर एग्रीमेंट खासकर आपका इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर एग्रीमेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसकी वजह से हमारी यूरोपियन नेशंस के साथ में काफ़ी सारी ट्रीटीज़ रुकी हुई है, ठीक है। ट्रीटीज़ क्या होती हैं, ये चीज़ें आपको पता होंगी। दो नेशंस के बीच में कोई साइन अप होता है उसको हम ट्रीटीज़ कहते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी ट्रीटीज़ है जो हमारी यूरोपियन के साथ में रुकी हुई है बिकॉज ऑफ सच एग्रीकल्चर एग्रीमेंट्स, ठीक है। एंड अभी फार्मर लॉ के बाद में तो ये एग्रीकल्चर एग्रीमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं, ठीक है। फिर ट्रिप्स हो गया आपका, ट्रेड रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिम्स हो गया आपका, ठीक है। इनकी ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ट्रिप्स क्या है, ट्रिम्स क्या है, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस यहाँ से रेज होते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग ऑडिटिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है आप 11th एंड 12th की बुक्स की हेल्प लो पहले, तो ये आपके लिए सबसे अच्छा काम करेंगी। प्लस में आपको इग्नू का मटेरियल मिलता है जी, इग्नू का मटेरियल मिलता है, ठीक है। MCOM वाले बच्चों को उस मटेरियल का शायद जो नाम है उसका नेम है आपका अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन। ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक सब्जेक्ट है, उसका फिर फर्दर पार्ट्स में डिवाइड होती है वो बुक। तो अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन की इग्नू का मटेरियल है, आप इसकी हेल्प ले सकते हो क्योंकि देखो आपको पता है बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे पास में क्या क्या है, ठीक है। बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये चीज़ें इन चीज़ों से आप वाकिफ़ होंगे, ठीक है।
बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्या होती है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग में एडमिशन क्या होता है, रिटायरमेंट, डेथ हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, ये चीज़ें तो आपकी 11th-12th में आपने पढ़ रखी है। इंसॉल्वेंसी वाला पार्ट ऑलमोस्ट सब बच्चे ग्रेजुएशन लेवल के अंदर करके आए होंगे। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जाओगे, मतलब कॉर्पोरेट मतलब शेयर वाली इशू आप करके आए हो शेयर्स का 11th-12th के अंदर, फॉर फीचर्स आपने किए हैं, कैंसिलेशन ऑफ शेयर जिसमें होता है, री इशू भी किया है, ये था टॉपिक, तो आप करके ही आए हो वहाँ पे, ठीक है। लिक्विडेशन वाला टॉपिक जो था, लिक्विडेशन वाला टॉपिक, एक्विजिशन वाला टॉपिक, मर्जर वाला, एमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड होल्डिंग कंपनीज अकाउंट, जो चीज़ें करी है ये आपने ग्रेजुएशन में करी है, ये चीज़ें आपने ग्रेजुएशन में करी है, ठीक है। देन अगर आप देखोगे कॉस्ट से मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो इसके लिए सारी की सारी यहीं पे बात रही, ये वाले इससे टॉपिक कवर हो रहा है आपका, इस चीज़ से आप कर सकते हो, ठीक है। रेशियो एनालिसिस वाला टॉपिक, फंड फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए आप 12th की बुक्स पर रिलाई कीजिए, तो ही रिलाई कर सकते हो इन बुक्स के ऊपर। कुछ नहीं पूछता एग्जाम के अंदर, सिर्फ ये पूछेगा कि एक पर्टिकुलर आपसे पूछ लेगा कि इस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, या आपके क्या कहते हैं शॉर्ट टर्म रेशियोज कौन से होते हैं, लॉन्ग टर्म रेशियोज कौन से होते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो का क्या एलिमेंट होता है, करंट रेशियो का क्या एलिमेंट होता है, आपका लिक्विड रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, लिक्विड रेशियो के अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कौन से एलिमेंट्स नहीं आते हैं, तो थोड़ी सी नॉलेज होनी ज़रूरी है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की भी आपकी इसी से कवर हो जाएगी। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और IFRS आप 11th की बुक्स फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, वाउचिंग, वेरिफिकेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, ये सब चीज़ें जो मिलेगी वो आपकी कॉस्ट वाले पार्ट में ही मिलेगी, ठीक है। एंड ज़्यादा मेरे को इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है कि इनको आप कहाँ से कवर करोगे, बट इग्नू के मटेरियल से काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी, और जो चीज़ें कवर ना हो सके ऑडिटिंग वाला पार्ट, तो जो भी मटेरियल आपके पास में ग्रेजुएशन प्लस में पोस्ट ग्रेजुएशन में था बेटा, वो एक मटेरियल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है जी, ठीक है। अगर आपने उन मटेरियल को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इजी हो जाती है। आप उन्हीं मटेरियल का यूज़ कीजिए, उन मटेरियल के बाहर से कोई चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाती, ठीक है। हाँ, वे टू आंसर अलग होगा क्योंकि आपने अपना सब्जेक्टिव पेपर दिया है, तो यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में है, तो उस चीज़ का बस एक ध्यान रखना पड़ेगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ जस्ट अ ब्लफ, ठीक है, कुछ नहीं है, जिसे कहते हैं ना लोल, ये लोल है जी आपके लिए, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये काफ़ी ईजी, देखो इन चीज़ों को छोड़ दो, ये चीज़ें छोड़ दो, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इन चीज़ों के अंदर, ठीक है, इन चीज़ों को आप छोड़ सकते हो। फर्स्ट वाले दोनों टॉपिक्स को आप छोड़ो, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है, अभी आप उनको छोड़ो, ठीक है। डिमांड आप पढ़ के आए हो, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप्स की होती है, ठीक है, मेजरमेंट कैसे होता है इलास्टिसिटी का, ठीक है, रिलेशन बिटवीन AR एंड MR क्या होता है, जैसे कहते हैं ना कि AR इज इक्वल टू, आपने डायग्राम ऐसा बनाया होगा, ठीक है, जैसे यहाँ से ये AR जा रहा होता है तो यहाँ से MR होता है, ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं AR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ MR, ठीक है, ऐसा कहा जाता है, तो AR इज इक्वल ट्वाइस ऑफ MR, और AR MR इलास्टिसिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, तो वो चीज़ पता होनी चाहिए आपको। बिहेवियर बात करूँ तो यूटिलिटी एनालिसिस क्या आए हो, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को हम कहा करते थे, इंडिफरेंस भी आप पढ़ के आए हो, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व दिया किसने था, हिक्स ने दिया था जी, ठीक है। यूटिलिटी वाला एनालिसिस किसने दिया था, ये दिया था आपका मार्शल ने, ठीक है, तो इनकी आपको पता होनी चाहिए। फिर आपका अगर मैं प्रोडक्शन थ्योरी में चला जाऊँ तो लॉ ऑफ प्रोपोर्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या होता है, ये वाला होता है आपका शॉर्ट रन के अंदर, ये वाला होता है आपका लॉन्ग रन के अंदर, ठीक है। लॉ ऑफ रिटर्न में रिटर्न टू स्केल कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड देन डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सिमिलरली शॉर्ट टर्म कॉस्ट क्या होती है, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व कैसे होते हैं, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे पढ़े होंगे कि हमारा जो AC कर्व होता है वो U शेप होता है, जो हमारा AFC होता है वो कुछ ऐसा होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की फॉर्म का, AVC भी जो होता है वो भी हमारा कुछ ऐसा होता है, MC उसको यहाँ से ऐसे कट करता है। तो इन चीज़ों की नॉलेज, इनके बीच में रिलेशनशिप, AC, MC, FC, AFC सबके बीच में रिलेशनशिप आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। TFC प्लस में TVC आपका TC होता है, तो ये रिलेशनशिप आपको पता होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। फिर आपका एनवेलप कर्व होता है, एनवेलप का मतलब हो गया जो लॉन्ग रन वाला AAC कर्व है वो आपका एनवेलप कर्व है, क्योंकि उसके अंदर आपके सारे शॉर्ट रन वाले फंक्शन आ जाते हैं जी, ठीक है, तो इनको ही करके बना, तो एनवेलप बन रहा है एक तरीके से। तो इन चीज़ों की आपको छोटी छोटी नॉलेज होनी ज़रूरी है। इसके लिए आपको अगर मैं बात बताऊँ, ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है,
यहाँ तक तो आप 11-12 की बुक्स फॉलो कर लीजिए, लेकिन 11-12 की बुक्स में आपको लॉन्ग रन में चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको शॉर्ट रन वाली मिलेगी, ठीक है। इसके लिए बेटर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉलो होती है, आई कांट स्पेल इट, इट्स आइदर दीपश्री और इट्स दीपाश्री, मुझे इसका पूरा आइडिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने तो इस चीज़ से पढ़ाई नहीं की है। जिनका जेनरिक इलेक्टिव हुआ करता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स, उन बच्चों को दीपाश्री से पढ़ाया जाता है, वो दीपाश्री से पढ़ते हैं, ठीक है। खासकर बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चे, इनके लिए वीडियो बनाई जा रही है, तो उनके लिए दीपाश्री फॉलो हुई होगी उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो उस चीज़ से आप स्टडी कर सकते हो। दीपाश्री आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करेगी, दीपाश्री एक अच्छी बुक है, ठीक है। इससे आप टोटली रिलाई होकर इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन कवर कर सकते हो, ठीक है। देन बचती है आपके पास में बात बिजनेस फाइनेंस की। तो बिजनेस फाइनेंस के लिए वैसे देखो है तो कुछ नहीं इसके अंदर, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक नहीं है। बिजनेस फाइनेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हो, एक बुक आती है एसपी गुप्ता, एसपी गुप्ता बिजनेस फाइनेंस के लिए आती है, उससे कर लो, इट्स ऑल ओवर, ठीक है। जैसे इसमें आगे यूरो करेंसी क्या होती है, ठीक है, इट्स नॉट कि यूरो की जो करेंसी है वही आपकी यूरो करेंसी है जी, नहीं, यूरो करेंसी अलग होती है, ठीक है। तो यूरो करेंसी की बात है तो वो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। एडीआर क्या होते हैं, अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट हो गया, जीडीआर क्या होती हैं, ग्लोबली डिपॉजिट रिसिप्ट हो गया, ठीक है। एक्सचेंज रेट रिस्क क्या होती है, ठीक है। हेजिंग क्या क्या होते हैं, हेजिंग के अंदर आपको जैसे पता होगा हेजिंग हो जाती है। देन उसके बाद में आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, ठीक है। स्पॉट मार्केट क्या होती है, फॉरवर्ड मार्केट क्या होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी टेक्निक्स हैं जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर आपको एक्सचेंज रेट रिस्क से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम कैसे फॉलो होता है, जैसे हम डॉलर के अंदर सारी करेंसीज को लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप एसपी गुप्ता के ऊपर रिलाई कर सकते हो, ठीक है। आर्बिट्रेज क्या होता है, ठीक है। मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग क्या होती है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज तो बहुत छोटा टॉपिक है। आर्बिट्रेज का बेसिकली मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप इस मार्केट में बैठे हो, ठीक है, और ये आपकी मार्केट है से ए और ये एक मार्केट है बी, तो एक आर्बिट्रेज मतलब एक आर्बिट्राज जिसे हम कहते हैं, जो एक पर्सन होता है, ठीक है। मान लीजिए मैं वो पर्सन हूँ और मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं इस मार्केट से $1 खरीद लूँ और उस $1 को मैं वहाँ पे मार्केट में बेच दूँ, मान लो यहाँ पे $1 का रेट चल रहा था से 50 रुपीज़, ठीक है, और यहाँ पे $1 का रेट चल रहा था से 60 रुपीज़, तो मैं क्या करूँगा, मैं 50 रुपये में इस मार्केट से डॉलर खरीदूँगा और इस मार्केट में आके 60 रुपये में बेच दूँगा। कुछ मिनट्स के लिए ऐसा होता है, ठीक है, ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे कुछ मिनट्स के लिए ऐसा काम होता है, ठीक है। तो इस मार्केट में जो बंदा वर्क कर रहा है, जो कि मैं हूँ इस समय पे, ठीक है, उसे हम कहते हैं आर्बिट्राज, ठीक है। वही जो पूरा प्रोसेस, इसको भी हम आर्बिट्रेज कहते हैं, जो ये कर रहा है वो आर्बिट्राजर होता है, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में कुछ मिनट के टाइम में देखो आपने 10 रुपये कमा लिए, $1 पे 10 रुपये कमा लिए जी आपने, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पूरी की पूरी, इसको इंटरनेशनल आर्बिट्राज कहते हैं, ठीक है। ये फंक्शनिंग होती है आपके ऐसे। यहाँ पे तो मैंने कॉमन एग्जांपल लिया है, सेम करेंसी रह गई, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है, अलग अलग करेंसी होती है, ठीक है। ये समझाने का तरीका था कि एक मार्केट जहाँ पे सस्ता मिल रहा है वहाँ से बनाया, और दूसरी मार्केट जहाँ पे महंगा बिक सकता है वहाँ पे महंगा बेच दिया। ये आपका कुछ मिनट का काम होता है, ठीक है, ऐसा टाइम फ्रेम जरूर। यही रीज़न है जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई इक्वल बनी रहती है जी। जहाँ पे चाहिए, जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे बेच दिया, जहाँ पे ज़्यादा था वहाँ से खरीद लिया, ठीक है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स, वन ऑफ माय फेवरेट एरिया, ठीक है, मेरा तो फेवरेट एरिया है। तो इसके लिए आप बुक फॉलो कर सकते हो जेके ठकुराल। आपसे कोई भारी भरकम क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। वो सिर्फ आपसे फॉर्मूला भी पूछ सकता है, वो आपसे मेथड भी पूछ सकता है, ठीक है। जैसे सेंट्रल टेंडेंसी हो गई, इसके मेथड्स होते हैं आपके पास में मीन, मीडियन एंड मोड। मेजर ऑफ डिस्पर्जन के लिए, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में क्या क्या हो सकता है, रेंज हो सकती है,
कोटाइल डेविएशन होता है, मीन डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वेरिएंस होता है, ठीक है, कोवेरिएंस होता है, ठीक है। ये सब जो स्टडी है वो है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है, ठीक है। फिर आता है मेजर ऑफ स्क्यूनेस। मेजर ऑफ स्क्यूनेस में जैसे आपके पास में होता है लेप्टोक्रेटिक हो गया, मीसोक्रेटिक हो गया, ठीक है, एंड ये चीज़ें मतलब ऐसे ग्राफ होते हैं आपके, ठीक है, ऐसे देन ऐसे, ठीक है, सॉरी एक मिनट, ऐसा ग्राफ हो गया, ठीक है, देन ऐसा ग्राफ हो गया, ठीक है, देन थोड़ा सा ऐसा ऐसा ग्राफ हो गया, ठीक है। इनकी स्क्यूनेस है, स्क्यूनेस मतलब ढलान, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पढ़ोगे इसमें आप क्या पढ़ोगे, स्क्यूनेस पढ़ोगे। स्क्यूनेस क्या होती है, स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है, ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होता है, नेगेटिवली स्क्यूड क्या होता है, देन आप कर्टोसिस हो गया, ठीक है। इसमें मोमेंट्स भी पढ़ोगे। तेरे को दवाई लेनी थी तो दवाई के लेकर सोना था कि भाई खांसी हो जाए। ओके, सो इसमें आप यही पढ़ो कि मोमेंट्स क्या होती हैं, फर्स्ट मोमेंट किसके इक्वल होती है, सेकंड मोमेंट किसके इक्वल, थर्ड मोमेंट किसके इक्वल होती है, ठीक है। देन आपके कोरिलेशन रिग्रेशन, गाइस अगर एक सच्ची बात बोल तो कोरिलेशन रिग्रेशन से आपको पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, डेफिनेटली श्योर वन क्वेश्चन यू विल गेट फ्रॉम द कोरिलेशन रिग्रेशन पार्ट, ठीक है। अब वो क्या हो सकता है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। यह फॉर्मूले के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर बी एक्स वाई इतना है, ठीक है, बी वाई एक्स इतना है, तो आर की वैल्यू फाइंड कीजिए। आर मतलब कोरिलेशन, ठीक है। आर क्या होता है, आर होता है जी ये रूट में बी एक्स वाई इंटू में बी वाई एक्स, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में पूछ ले जाएंगे आपसे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मन है तो कर सकते हो, वरना छोड़ भी सकते हो टॉपिक को जी, कोई इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ सकते हो उस पार्ट को, ठीक है। हाँ, बेमतलब में टाइम देने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ के ऊपर। बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इनके सिर्फ आपको फॉर्मूले याद कर लो, इनके सिर्फ फॉर्मूले पता होने चाहिए कि पॉइजन का फॉर्मूला, जैसे पॉइजन का फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो पॉइजन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कुछ होता है, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आई अपॉन में एक्स, ऐसा कुछ इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। बाइनोमियल का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, एक्स फॉलोज एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले याद रखिए इस चीज़ के सिर्फ, ठीक है। फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले याद रखिए, इस बुक में आपको सब कुछ फॉर्मूले मिल जाएंगे। फिर आ गया आपका रिसर्च वाला टॉपिक। रिसर्च में आता है कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन कैसा होता है, ठीक है। डाटा कलेक्शन कैसे होता है, क्लासिफिकेशन डाटा, तो कलेक्शन का मतलब हो गया प्राइमरी सोर्स कैसे है, सेकेंडरी सोर्स कैसा है, वो चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। सैम्पलिंग क्या होती है, और देखो हाँ, एक खासकर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ प्रिवेल होता है वो एक होता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड पैरामीटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड पैरामीटर, डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड पैरामीटर। तो ये चीज़ों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, सैंपल एंड पैरामीटर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी टाइप्स ऑफ मतलब एक हो गया आपका रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, इनके आप फॉर्मूले याद रखिए। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के पार्ट, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं। देखो ये वाला जो पार्ट है रिसर्च वाला, ये जितना पार्ट है, ठीक है, कुछ पार्ट ऐसा पार्ट है जो आपको आपके पेपर 1 के सेकंड वाला पार्ट जो है रिसर्च एप्टीट्यूड, उसमें भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, ठीक है। फिर आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, जिसमें आपका जेड टेस्ट है, टी टेस्ट है। जेड टेस्ट हम कब यूज़ करते हैं, टी टेस्ट हम कब यूज़ करते हैं। एनोवा हम यूज़, एनोवा का मतलब हो गया एनालाइज ऑफ वेरिएंस, ठीक है। एनोवा कब हम यूज़ करते हैं, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हम जिसको हम ऐसे दिखाते हैं, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हम कब यूज़ करते हैं, ठीक है। मैन विटनी टेस्ट हम क्यों कब यूज़ करते हैं, वॉलिस टेस्ट हम कब यूज़ करते हैं, रैंक कोरिलेशन टेस्ट कब यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड रिपोर्ट राइटिंग, देखो इनका पता होना चाहिए कब टेस्ट इनका यूज़ होता है। देखो वैसे मैन विटनी टेस्ट, वॉलिस टेस्ट एंड रैंक कोरिलेशन टेस्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये चारों इंपॉर्टेंट है जी आपके लिए, ठीक है। इन these 4 are more important than these 3, ठीक है। Z टेस्ट एंड T टेस्ट तो बहुत क्वाइट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
तो अब इसकी बात की जाए तो देखो बिजनेस मैनेजमेंट के लिए आप क्या फॉलो कर सकते हो। बिजनेस मैनेजमेंट के लिए आप फॉलो कर सकते हो, एक बुक आती है LR प्रसाद, ठीक है। बिजनेस मैनेजमेंट के लिए आप एक बुक फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है LR प्रसाद, ठीक है। कंप्लीट बुक है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है इसके अलावा किसी और बुक को फॉलो करने की। एंड HRM के लिए आपकी बुक आती है एक VSP राव करके एक बुक आती है HRM के लिए, आप उस बुक को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एंड बात में देखो बिजनेस मैनेजमेंट के HRM की, शायद ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपके सब्जेक्ट रहे होंगे, ठीक है, तो आपको वहाँ से भी इस चीज़ के लिए हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये जो चीज़ है हम प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, ये हमने 12th में किए थे। फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जब हमने किया था ये भी हमने 12th में किया था, ठीक है। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है ये भी हमने 12th में किया था। मोटिवेशन एंड लीडरशिप की बात जो हमने की थी वो भी 12th में की थी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपने जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग वाला जो पार्ट था ये आपने भी 12th में कवर किया था, तो यही वाला पार्ट अभी आपको यहाँ पे पढ़ना है। हाँ, थोड़ा सा वास्ट होगा, बिजनेस मैनेजमेंट की बुक है उससे फॉलो कीजिए LR प्रसाद, ठीक है। HRM आपने नहीं किया 11th-12th के अंदर, तो HRM के लिए आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। VSP राव वाली बुक है, आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, अपने सिलेबस को अपने साथ में रखना हमेशा कि हाँ मेरा ये वाला टॉपिक है तो मैं ये वाला टॉपिक पढ़ती हूँ वहाँ से या पढ़ता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ सिलेबस में है उन्हीं चीज़ों को पढ़ो, उसके अलावा और कोई चीज़ है तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अनदर माय फेवरेट एरिया, ठीक है। कैसे कर सकते हो कवर? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज रिलेटेड टू योर करंट इवेंट्स प्लस में सम स्टैटिक पार्ट, बस इतनी ही ज़रूरत है इसके अंदर, ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फालतू में इतना टाइम आपके पास से भी नहीं है। कैसे करोगे? देखो पढ़ाई क्या करनी है कि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है, ठीक है। कोई बुक नहीं है जो आपके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले टॉपिक को कंप्लीट करा दे। आप इसके लिए यूट्यूब प्लस गूगल की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। आप यूट्यूब प्लस गूगल की हेल्प ले सकते हो, वहाँ से आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। सर्च कीजिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर नेट या कॉमर्स, ठीक है, वहाँ से आपका चीज़ कवर हो जाएगा। मतलब अब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है उस चीज़ की नॉलेज, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ पे गवर्निंग बॉडी कौन सी है, जैसे हमें पता है कि यहाँ पे गवर्निंग बॉडी जो है वो आपकी RBI है। देन RBI ने अपने सेक्शंस को फर्दर डिवाइड कर रखा है शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 के अंदर, ठीक है। फिर हमारे पास में कमर्शियल बैंक कौन कौन से हैं, ठीक है। रीजनल बैंक्स कौन कौन से हैं, फॉरेन बैंक्स कौन कौन से हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स कौन कौन से हैं, कमर्शियल बैंक्स किसके अंडर में वर्क करते हैं, रीजनल बैंक्स RRB किसके अंडर में वर्क करते हैं, फॉरेन बैंक्स की नेटिंग किसके अंडर में होती है, कोऑपरेटिव बैंक्स कब इस्टेब्लिश हुए, किसके अंडर में ये वर्क करते हैं, ठीक है। पहला कोऑपरेटिव बैंक कौन सा था, फर्स्ट कमर्शियल बैंक कौन सा था, ठीक है। रीजनल बैंक्स कब इस्टेब्लिश हुए इंडिया के अंदर, कौन सी कमेटी ने इसकी रिकमेंडेशन दी कि RRB बनाए जाने चाहिए, ठीक है। तो ये सब बातें आपकी डिस्कस होती है इसके अंदर। जैसे कमर्शियल बैंक आपके शेड्यूल 2 में आते हैं ऑफ द RBI रेगुलेशन एक्ट 934 में, ठीक है। RRB जो होते हैं वो वर्क करते हैं आपके नाबार्ड में, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके अंडर में वर्क करते हैं। नाबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1981 के अंदर। कमेटी जिसने दी थी उसका नाम था शिवरामन कमेटी। ये चीज़ है आपके पास में, ठीक है। कमर्शियल बैंक जैसे सब अगर मैं बात करूं तो अभी एक क्वेश्चन आया था अभी कॉमर्स एग्जाम में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनलाइज्ड बैंक।
तो ध्यान रखना कि SBI जो है उसे कभी भी नेशनलाइज नहीं किया गया है। SBI आज भी एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है, इट्स अ पब्लिक सेक्टर बैंक और सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे मैंने बताया कि टॉप पे आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस क्या क्या होते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी क्या क्या लेगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी में देखो पता है आपकी कि जैसे आपके पास में आपने 12th में पढ़ा था, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में आपका जैसे CRR हो जाता है, SLR हो जाता है, ठीक है, एंड एक्सेट्रा, उसमें और भी पार्ट होंगे, ठीक है। इसमें आपके क्वालिटेटिव के अंदर आपका हो जाता है क्या कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो जाते हैं, मॉरल सुएशन हो जाता है। तो वो चीज़ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट होते हैं, ठीक है। और फंक्शंस में RBI के सारे फंक्शंस पता होने चाहिए आपको, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इंडिया में कब कब आए, 1991 के अंदर आए थे आपके सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। देन उसके बाद में 1998 के अंदर आए थे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है। फिर 2008 के अंदर आए थे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है। तो 1991 के अंदर जो लेके आए थे वो थे आपके नरसिम्हा राव, ठीक है, नरसिम्हा राव। 2008 के अंदर शायद पी चिदम्बरम के अंडर में थे हमारे, ठीक है। तो इसका कुछ पूरा का पूरा ऐसा ही सीक्वेंस बनता है इसमें कि कैसे कैसे आपके बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स आपके यहाँ पे इंडिया के अंदर आए, ठीक है। फिर आपकी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर मनी मार्केट हो गई, ठीक है, कैपिटल मार्केट हो गई। अच्छा, इसमें बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या क्या पढ़ना है, बेसल नॉर्म्स, जैसे ही बेसल 3 चल रहा है हमारा, ठीक है, बेसल 1 चल रहा है, तो बेसल 3 के अंदर क्या क्या गवर्नमेंट, क्या क्या जो उसके रिकमेंडेशन है, बेसल 3 के क्या क्या रिकमेंडेशन है, हम बेसल 3 को कब से अपने इंडिया के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या कर चुके हैं, कब तक हमें उसके गोल्स अचीव करने हैं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट कैसे होती है, NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो अब बैंकों के ऊपर मंडराता हुआ सबसे बड़ा खतरा है, ठीक है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है, NPA की मैनेजमेंट कैसे होती है, वो ये चीज़ है, ठीक है। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट जिसको हम गिल्ट एज मार्केट भी कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट को गिल्ट एज मार्केट भी कहते हैं, ठीक है, गिल्ट एज मार्केट भी कहते हैं, गिल्ट एज मार्केट, ठीक है। तो मनी मार्केट के अंदर आपके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, कैपिटल मार्केट में आपके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में भी कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं, कौन सी मार्केट शॉर्ट रन के लिए काम करती है, कौन सी मार्केट लॉन्ग रन के लिए काम करती है, किस मार्केट के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी अलग अलग होती है, ठीक है, कौन सी मार्केट आपकी फर्स्ट इशू मार्केट भी कहलाती है, कौन सी मार्केट के अंदर हम ऑलरेडी इशू शेयर को भी डिस्कस करते हैं। तो ये चीज़ें आपकी फाइनेंशियल मार्केट की बात आती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर बात की जाए तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक, जो अभी अभी नए नए इस्टेब्लिश हुए हैं, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFCs, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स। आपको पता होना चाहिए कि NBFCs क्या होती हैं, NBFCs किसके अंडर में काम करती हैं, DFI क्या होती हैं, किसके अंडर में काम करती हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, टाइप इनके जो डिफरेंट टाइप्स हैं म्यूचुअल फंड्स के वो क्या क्या होते हैं, ठीक है, किसके किसके कौन इसकी म्यूचुअल फंड्स की देख रेख करता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है। फिर हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया, ठीक है, जैसे मॉनेटरी सिस्टम को संभालने वाला है RBI, लेकिन जो ये मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट वगैरह है, फाइनेंशियल मार्केट, उनको संभालता है SEBI, ठीक है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज मार्केट को कौन संभालता है, SEBI संभालता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसके हेड हैं आपके अजय त्यागी, और इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई के अंदर। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट आई थिंक इसकी 1982 के अंदर, 1987 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है। 1982 के अंदर ये एक्ट के थ्रू बनाया गया था, ठीक है। 92 में एक्ट पास हुआ था, 1987 के अंदर इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी SEBI की, ठीक है। एक बार फिर भी गो थ्रू करें डाटा से, मेरे को याद नहीं है, लेकिन इसके जो हेड है वो है अजय त्यागी, एंड इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि SEBI क्या वर्क करता है। फिर आपके फाइनेंस सेक्टर रिफॉर्म्स की बारे में बात हो गई, जो हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब जो चल रहा है वो चल रहा है डिजिटल बैंकिंग, ठीक है। खासकर अभी जो RBI की रिपोर्ट आई है, ठीक है, RBI की रिपोर्ट ने अभी अभी रिसेंटली पेमेंट बैंक की डेफिनेशन चेंज की है जी, कि पेमेंट बैंक बनने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो पेमेंट बैंक की कंडीशंस को पता रखना कि पेमेंट बैंक क्या क्या होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा भी गया था आपके कॉमर्स के एग्जाम में, आई थिंक
2019 का शायद बैच था, उसमें पेमेंट बैंक की बात की गई थी। इकोनॉमिक्स के पेपर में भी वो क्वेश्चन था और कॉमर्स के पेपर में भी वो क्वेश्चन था। तो उसमें क्वेश्चन था कि पेमेंट बैंक्स कौन से होते हैं। तो पेमेंट बैंक की कुछ कंडीशन लिखी हुई थी, ए बी सी एंड डी। उसमें से फिर आपके ऑप्शंस थे कि बोथ 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 3, ओनली 1 ओनली 2, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन है। तो पेमेंट बैंक की डेफिनेशन क्या क्या होती है उसका पता होनी चाहिए, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग क्या हो गई, मोबाइल बैंकिंग क्या है, ठीक है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम क्या है, यूपीआई की डेफिनेशन क्या होती है, भीम की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। इंडिया में फर्स्ट पेमेंट बैंक कब आया था, फर्स्ट पेमेंट बैंक इंडिया में कब आया था, ठीक है। तो फर्स्ट पेमेंट बैंक इंडिया में आई थिंक 2016 में स्टार्ट हुआ था शायद, आई गेस। और एयरटेल पेमेंट बैंक था सबसे पहला पेमेंट बैंक। उसके बाद में आपका शायद जो आया वो आपका पेटीएम पेमेंट बैंक है, ठीक है। देन आपका आया आपका पोस्ट पेमेंट बैंक, जो आपका इंडिया पोस्ट से रिलेटेड है जी आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ डिफाइन यही होती है कि यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है, भीम की फुल फॉर्म क्या है। देखो इनके अंदर जो ये फाइनेंशियल वाला टॉपिक है ना, बैंकिंग से रिलेटेड, इसके अंदर आपकी एब्रीविएशन बहुत ज़रूरी है। एब्रीविएशन बहुत ज़रूरी है जी। आपकी फुल फॉर्म्स आनी आपको पता होनी चाहिए, सारी की सारी फुल फॉर्म्स, ठीक है। तो क्योंकि फुल फॉर्म से काफ़ी क्वेश्चन इस टॉपिक से बन जाते हैं। इंश्योरेंस की बात की जाए तो इंश्योरेंस के अंदर आप 11th की बुक फॉलो कर लीजिए बिजनेस स्टडीज़ की, उसमें आपको सारे के सारे इंश्योरेंस मिल जाएंगे, ठीक है। 11th की बुक टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, जिसमें आपके थे आपके लाइफ एंड नॉन लाइफ। नॉन लाइफ में आपके लाइफ तो एक अलग ही चीज़ हो गया, ठीक है। नॉन लाइफ में आपका हो गया कि इसमें आपका मेरीन इंश्योरेंस था, आपका फायर इंश्योरेंस होता है, ठीक है, आपका मेडिकल इंश्योरेंस होता है, ठीक है। ये सारे नॉन लाइफ इंश्योरेंस में आपके आ जाते हैं इसमें। सॉरी, मेडिकल इंश्योरेंस आपका लाइफ इंश्योरेंस में आएगा, नॉन लाइफ के अंदर आपके आ जाएंगे आपके मेरीन इंश्योरेंस हो गया, फायर इंश्योरेंस हो गया, थेफ्ट का इंश्योरेंस हो गया, आपने बाइक का इंश्योरेंस करवाया है, वो आपके नॉन लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है। तो रिस्क क्लासिफिकेशन और फिर रिस्क को डिवाइड करना, ठीक है, रिस्क ज़्यादा है, कम है, मॉडरेट है, कैसी रिस्क है, उसी क्लासिफिकेशन देना। फिर लास्ट आता है आपका फैक्टर लिमिटिंग टू इंश्योरेबिलिटी ऑफ रिस्क, कि ऐसा क्या किया जाए जिससे आपकी रिस्क इंश्योरेंस, जिसमें हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं। इंश्योरेंस की प्रीमियम किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, वो है ये, ठीक है। री इंश्योरेंस क्या होता है, रेगुलेटर कौन हो, रेगुलेटर है जी आपका IRDA, इसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ARDAI। अब इसका पर्टिकुलर नेम ये है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। जिसका हेडक्वार्टर है आपका हैदराबाद में, ठीक है। और इसके जो हेड हैं वो हैं आपके सुभाष चंद, आई डोंट रिमेम्बर, कैंटविया कुछ नाम है उनका, मेरे को नाम पूरा याद नहीं आ रहा उसका, ठीक है। तो ये उसके हेड हैं अभी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए वहाँ पे कि IRDA की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई है, ठीक है। देन बात आती है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए गाइस इग्नू की बुक फॉलो कीजिए, इग्नू का मटेरियल फॉलो कीजिए, मोर देन इनफ है इग्नू का मटेरियल। प्लस में आपकी 12th क्लास की मार्केटिंग मैनेजमेंट वाली या मैनेजमेंट वाली बुक, जो ग्रीन कलर की बुक थी ना, ग्रीन कवर था जिसका, ठीक है, वो वाली बुक जी, ठीक है। उससे आप पढ़ सकते हो, सब कुछ मिल जाएगा। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। हमने देखो चीज़ 4 पीस पढ़े हैं ना आपने, 4 पीस का मतलब क्या है, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। तो वही 4 पीस यहाँ पढ़ाएंगे। प्रोडक्ट डिसीजन क्या होती है, प्राइस डिसीजन क्या होती है, देन उसके बाद में जब आप पढ़ोगे प्रमोशन डिसीजन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन क्या होती है, हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन तो होगी प्लेस वाली आपकी, ठीक है। फिर आपके पास थोड़ा सा टॉपिक छोटा चेंज हो जाएगा, कंज्यूमर बिहेवियर, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक हो गया। ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होती है, ग्रीन मार्केटिंग क्या होती है, डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है, रेगुलर मार्केटिंग क्या है, ये सब चीज़ आपकी पता होंगी आपको जब आप पढ़ोगे उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। देखो पूरी की पूरी डिसीजन के लिए आप 12th की देखो एक बार अपनी क्लास क्लैरिफिकेशन के लिए आप एक बार 12th की बुक को फॉलो कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा वहाँ से, देन आप अपने इग्नू के मटेरियल पहुँच जाइए, ठीक, मोर देन इनफ, इतना ही करना है इस चीज़ में। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, गाइस के लिए मुझे कोई पर्टिकुलर बुक का नेम याद नहीं है, ठीक है।
इतना कह सकता हूँ कि इसमें आप अपने ग्रेजुएशन का ही फॉलो कीजिए, ग्रेजुएशन का ही फॉलो कीजिए। ये क्या है, ये है आपका बिजनेस लॉ एंड कॉर्पोरेट लॉ, एक्ट्स हैं सारे के सारे, बिजनेस लॉ एंड कॉर्पोरेट लॉ। ठीक है, सिर्फ इन्हीं एक्ट को फॉलो कीजिए जो आपके पास में एक्ट है। ठीक है, इसके अलावा और कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिजनेस लॉ एंड कॉर्पोरेट लॉ, बिजनेस लॉ शायद आपका फर्स्ट सेमेस्टर में था एंड कॉर्पोरेट लॉ सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में होगा, तो उसको फॉलो कीजिए, इन्हीं लॉ को फॉलो कीजिए बस। ठीक है, इसमें जैसे अभी जो रिसेंट चल रहा है वो है आपका जीएसटी वाला, फिर आपका आरटीआई हो गया। मतलब जो लास्ट के 3 हैं इन पे ध्यान दीजिए, ये जो लास्ट के 4 हैं इन पे ध्यान दीजिए। जीएसटी में आपका हो गया कि जीएसटी की वर्किंग किसके अंडर में होती है। ठीक है, जीएसटी का कलेक्शन कितना हुआ, क्या रेट लगता है पर्टिकुलर जीएसटी का, 5%, 12%, 18%, 28%, कितनी स्लैब्स हैं जीएसटी की। ठीक है, देन थोड़ा सा पार्ट अगर आपके लिए मैं यहाँ पे जीएसटी में टाइप्स हो गया, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, कैसे कैसे कलेक्ट होता है, कैसे जीएसटी की मतलब पूरी वर्किंग पता होनी चाहिए आपको, कंप्लीट वर्किंग। एक क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट करोगे कंप्लीट वर्किंग जीएसटी के बेसिस पे, कंप्लीट वर्किंग पता होनी चाहिए जीएसटी की, कंप्लीट वर्किंग। 1 to 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे पेपर के अंदर इस टॉपिक से लेके जी। ठीक है, एलएलपी क्या होती है आपकी, कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को अभी अभी रिसेंट चेंज किया गया। ठीक है, सीपीआई यहाँ पे होगा, सीपीआई शायद ऊपर था, सीपीआई को भी अभी रिसेंट चेंज किया गया, तो वो चीज़ें पता होनी चाहिए आपको कि उसमें क्या क्या डिफरेंस आए थे अभी। ठीक है, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग, फिर वही बात, ग्रेजुएशन में जो चीज़ आपने इनकम टैक्स में करी, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में करी, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में जितनी भी चीज़ें आपने इनकम टैक्स रिलेटेड या कॉर्पोरेट से पढ़ी है वो चीज़ आपके लिए इनफ है। ठीक है, आप उन्हीं के नोट्स बनाइए, उन्हीं के नोट्स करिए वहीं से। बात आती है कि पढ़ना कैसे, तो पढ़ने की बात सुनिए। देखिए, आपको जो मैंने यूनिट्स डिवाइड की थी वो 10 यूनिट्स थी। अब आप एक बात पे ध्यान रखिए, मैंने आपको अभी बेंचमार्क सेट करवाया था, तो वो बेंचमार्क को फॉलो कीजिए आप। वो बेंचमार्क आपको ये बताएगा कि आप अभी कहाँ स्टैंड करते हो। फिर आपको पता चलेगा कि हाँ मेरी कौन सी फील्ड लीजिए। देखो, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स, गाइस ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनका सिलेबस भी वास्ट है, इनको समझना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट जिसने ये चीज़ कर रखी है ग्रेजुएशन के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो चीज़ उसको कर सकता है। ठीक है, जिससे नॉलेज है इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स कैसे फाइल होता है, कैसे रिटर्न फाइल होती है, कैसे सब कुछ फाइल होता है। आप एमसीक्यूज़ को देखिए, आप एमसीक्यूज़ को देखिए कि कैसे क्वेश्चन एनटीए बार बार पूछ रहा है। ठीक है, देन आपको थोड़ी सी नॉलेज उस चीज़ की लगेगी। बात बचती है कि एमसीक्यू करने कहाँ से है। तो गाइज एमसीक्यू की बात सुनो, एमसीक्यू के लिए एक बुक है ट्रूमैन करके, ट्रूमैन्स की एक बुक है। ठीक है, कॉमर्स के लिए आप उसको कर सकते हो। ठीक है, या एक बुक आती है आर कुमार करके, कॉमर्स के लिए आप उसमें कर सकते हो। कोई सी भी एक बुक पिकअप कर लीजिए। इन बुक्स में सिर्फ आपको एमसीक्यू ही एमसीक्यू मिलेंगे। हाँ, स्टार्टिंग के अंदर ट्रूमैन के अंदर और आर कुमार के अंदर आपको थोड़ा सा सिलेबस या थोड़ा सा कुछ टॉपिक्स होंगे उसको एक्सप्लेन किया गया होगा, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपको होंगे वो एमसीक्यू मिलेंगे। ठीक है, अब इस एमसीक्यू के अंदर आपके नेट के अंदर आए हुए भी क्वेश्चंस होंगे, आपके डिफरेंट सेट में भी आए हुए क्वेश्चंस होंगे, आपके डिफरेंट टेट में आए हुए क्वेश्चन भी होंगे जी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमें मिलेगी। अब सेट में जैसे आपका महाराष्ट्र सेट हो गया, ठीक है, आपका वेस्ट बंगाल सेट हो गया, आपका तमिलनाडु सेट हो गया, और आई थिंक आपका शायद यही 3 सेट होता है, आपका कर्नाटका या केरला सेट हो गया जी। ठीक है, 3 सेट के अकॉर्डिंग आपके पेपर होते हैं, आपको वहाँ से उसकी गाइडलाइंस मिल जाएगी। बात बचती है कि बेटा इनकम टैक्स वगैरह करना कैसे है। तो देखो, अगर इनकी थोड़ी सी नॉलेज चाहिए
तो आप अनअकैडमी फॉलो कर सकते हो। इस टॉपिक के लिए आप अनअकैडमी पे कुछ फ्री कोर्सेज होंगे। उन फ्री कोर्सेज में किसी न किसी कॉमर्स के टीचर ने आपको इनकम टैक्स एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है। आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, शायद आशिमा नेगी मैम है वहाँ पे, ठीक है, उनके लेक्चर्स होंगे, ठीक है। तलवीर सर ने भी शायद लेक्चर्स ले रखे हों, इस चीज़ पे मेरे को पूरा आइडिया नहीं है, ठीक। नवदीप मैम के हो सकते हैं लेक्चर्स हो इनकम टैक्स के, नवदीप मैम के लेक्चर्स होंगे वहाँ पे, आशिमा नेगी मैम के, नवदीप मैम के लेक्चर्स होंगे, ठीक है। तो आप इनको फॉलो कर सकते हो। एज सच कोई सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। डो नॉट बाय एनी सब्सक्रिप्शन फॉर नेट पेपर, ठीक है। अगर आप इनके फ्री कोर्सेज में भी जाते हो, स्पेशल जो कोर्सेज लगते हैं इनके स्पेशल वाले, ठीक है, उससे भी आप अपना मोस्ट ऑफ द मतलब 70% सिलेबस आप कवर कर लोगे। 70% सिलेबस आप कवर कर लोगे, अपना 70% प्लस सिलेबस कवर कर लोगे, ठीक है। तो यही कुछ स्ट्रेटेजी है आप जो इसमें फॉलो करते हो। स्ट्रेटेजी का मतलब यही है कि सबसे पहले अपना बेंचमार्क सेट करो, क्या इजी लग रहा है, क्या डिफिकल्ट लग रहा है, कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, यही तभी पता चलेगा कि हाँ ये मेरा पॉइंट लैग कर रहा था। मैं फिर भी आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दे देता हूँ। तो गाइडलाइन यही है, देखो स्टार्ट करना है सबसे ईजी टॉपिक से। ये जो टॉपिक है ना, ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जी, सबसे पहले जो आप टॉपिक करो वो क्या करो, सबसे पहला टॉपिक जो आप करोगे वो क्या करोगे, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला टॉपिक, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो बहुत इजी भी है और पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगता है जी आपको, ठीक है। तो इससे पहले स्टार्ट कीजिए। देन आ जाइए अपना बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। देन हम बात करें तो फिर आप अपने जो भी आपके पास टॉपिक है, बिजनेस इन्वायरमेंट है, ठीक है, ठीक है, प्लस में इंटरनेशनल बिजनेस है, ठीक है। देन आपका मार्केटिंग हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट प्लस में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाता है, ठीक है। इसमें मेन फोकस कीजिए, इसको ज़्यादा टाइम दीजिए अपने को, ठीक है। आप अपना ये मान लो कि ऐसा नहीं है कि मैं शुरुआत के 10 दिन में एसईओ करूँगा फिर उसके बाद में मैं 10 दिन एसईओ करूँगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आपको रोज़ टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। रोज़ टाइम कैसे दे सकते हैं, जैसे इसको हाफ एन आवर इसको दे दिया, ठीक है, इतना ही चाहिए। देखो बैंकिंग फाइनेंस को हाफ एन आवर दे दो रोज़ का, मोर देन इनफ हो जाता है, ठीक है। इतना ही टाइम दीजिए उसको। बिजनेस इकोनॉमिक्स को हाफ एन आवर दे दिया, ठीक है। देन थोड़ा सा गैप लेके मार्केटिंग मैनेजमेंट और एचआरएम में चलेगा। देखो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है उसको आपको कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है, इतना वास्ट नहीं है उसका चीज़ों का, ठीक है। आप अगर उसको सोते सोते ही पढ़ने की कोशिश करोगे, ठीक है, लेटे लेटे ही पढ़ने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो भी वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, आप उसको पढ़ सकते हो ईजीली, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस मैं आपको बता चुका हूँ, डोमिनिक सेल्वेटोर है, पर सारा नहीं पढ़ना है। कहीं पे कोई डिफ़िकल्टी आती है तो प्लीज़ गो थ्रू द नेट, ठीक है, और गूगल चेक कीजिए कि वहाँ पे क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस चाहो तो ये चीज़ मैं आपको करा सकता हूँ, ठीक है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। देखो मैं आपको क्या करा सकता हूँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बिजनेस इको मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बिजनेस स्टैट्स मेरे ऊपर छोड़ दो, इंटरनेशनल बिजनेस प्लस में बिजनेस एनवायरनमेंट मेरे ऊपर छोड़ दो। इनको आप आँख बंद करके मेरे ऊपर रिलाई कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ मैं आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का है तो वो चीज़ों की मेरे को जानकारी है, अदर सब्जेक्ट की मेरे को जानकारी नहीं होती पूरा का पूरा। और हाँ आपका ये वाला टॉपिक है मैं पूरा करा दूंगा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये टॉपिक आपके कवर मैं करा दूंगा, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, ठीक है। ये क्वाइट इजी है, ये मतलब इजी नहीं है, ठीक है,
इसलिए मैंने नहीं लिया क्योंकि इजी है, क्योंकि वो मेरे को अच्छे लगते हैं पढ़ाने, तो वो मेरे लिए अच्छे, वो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ है, तो ये मेरे लिए इजी है पढ़ाने आपको। ठीक, होप कि ये चीज़ समझ आई होंगी। ठीक है, थैंक यू। अब 2 नंबर एक्टिव है मेरे, ये वाला भी है ना, सॉरी व्हाट हैपेंड टू इट, ये वाला भी एंड ये वाला भी, बोथ नंबर्स आर एक्टिव। सो किसी भी हेल्प के लिए यहाँ पे बात कर सकते हैं। ओके, ठीक।